नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित त्यागी इस वक्त आपके सामने। आप सोच रहे होंगे कि बाहर से क्यों है, स्टूडियो से क्यों नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं देश के जाने माने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ। ये भी थोड़ा आज सुर्खियों में रही। एक डॉक्यूमेंट्री है नरेंद्र मोदी के ऊपर जो बीबीसी ने बनाई है, उसको कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ऑनलाइन बैन कर दिया गया है। इसी वजह से उसे यूट्यूब या ट्विटर पे आपको वो देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन जेएनयू में जो यहाँ का छात्र संघ है, उसने उसकी आज स्क्रीनिंग का कार्यक्रम बनाया है। 9 बजे रात को उसकी स्क्रीनिंग होनी है। जो जेएनयू का प्रशासन है वो उस पर अपना रवैया बता ही चुका है। लेकिन अभी क्योंकि अभी शाम के 4 बजे हैं, कुछ खास यहाँ हो नहीं रहा है, तो उस पर बात करने से पहले, क्योंकि और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग चल रही है, मैं दिल्ली की एक खबर की और आपको लिए चलता हूँ कि दिल्ली में आज मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव था, जो फिर से एक बार हंगामे के बीच में स्थगित करना पड़ गया। जो ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया थी, आपको याद होगा पिछली बार जब सदन के अंदर यहाँ पर सदन बैठा था और जो नवनिर्वाचित काउंसलर्स थे उनकी शपथ होनी थी, तो उससे पहले ही इतना हंगामा हुआ कि वो कार्यक्रम पूरा ही नहीं हो पाया और आज के लिए इसको टाल दिया गया था। फिर से एक बार आज शपथ तो हो पाई, लेकिन फिर से हंगामा हुआ, फिर से शोर शराबा हुआ और एक बार फिर से वही रिजल्ट आया कि मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव जो है उसको एक बार फिर से टालना पड़ गया दिल्ली के अंदर। उस पर बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है उसके पास बहुमत तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी इतने नंबर हैं, उनके पास भी गणित जो है वो इतना है कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बार बार परेशानी की स्थिति में ज़रूर डाल रहे हैं। दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं, तो इन पर कई सारे सवाल हैं, उस पर बात करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि मीनाक्षी लेखी जो दिल्ली में सांसद हैं, वो भी इस कार्रवाई में थी वहाँ पर, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर। आपस में जब ओथ भी हो रही थी तो आपस में ये लोग भिड़ रहे थे और एक दो जने मंच पे चले गए थे जो पीठासीन अधिकारी की जगह है। फिर आगे कुछ और बातों में व्यवहार, मतलब एक महिला है आम आदमी पार्टी से, वाइट कपड़े पहने में, मेरे को नाम नहीं मालूम उनका, और एक और थी वो उस पे डेस्क वेस्ट पे जब मैंने मुड़ के देखा कि क्या हुआ तो वो लोग मंच पे चढ़े हुए थे। फिर इधर से कुछ, फिर आपस में झगड़ेबाजी, वापस वही हरकतें। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ेंगे और शरद से समझने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरीके से ये पूरा मामला रहा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे इस पूरे मामले के ऊपर, उनसे भी इस पर बात करेंगे और उनसे समझने की ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है कि जब एक पार्टी को बिल्कुल सीधा सीधा बहुमत है, तो उसके बाद भी क्यों नहीं बन पा रहा है ये जो मेयर डेप्यूटी मेयर का चुनाव है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। ओनिका मल्होत्रा हैं स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोज मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। आरती मेहरा लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। परविंदर सिंह सेठी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शरद पे जाएंगे, लेकिन शरद पे जाने से पहले एक बार ज़रा कंफर्म करते हैं, क्या शरद हमारे साथ जुड़ गए? चलिए कोशिश कर रहे हैं कि शरद हमारे सहयोगी जो अभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ मनोज मिश्रा जी, सीधा सीधा आपसे कि बड़ा साफ बहुमत है आम आदमी पार्टी को, उसके बाद भी इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्यों नहीं आज का भी जो कार्रवाई थी वो स्मूथली चल पाई? हमने देखा बीजेपी के लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, नारेबाजी भी चल रही थी। असल में वास्तव में तो यही होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि बहुमत है आम आदमी पार्टी का, तो आराम से उसका मेयर और डिप्टी मेयर बन जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि नगर निगम में न तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है और न व्हिप जारी होता है, इसलिए कौन किसको वोट देगा ये टोटली उसके पार्षद के विवेक पे है। ये विवाद तो आज प्राय चैप्टर क्लोज हो गया कि जो मनोनीत कारपोरेटर जिनको बनाया गया है, मनोनीत सदस्य 10 जो बनाए गए हैं, उनका वोट हो गया। वो अब ऑलरेडी अपने जोन में वोट करने के योग्य हो गए और जाहिर तौर से वो मेयर के चुनाव में वोट करेंगे, ये कोई विधान नहीं बना है, न कोई इसमें संशोधन हुआ है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इसके लिए क्यों इशू बनाया गया, और अगर उनको वोट नहीं करना था तो वो अपने आप वो वोट करने नहीं करना था तो वोट लेने के बाद वो वापस चले जाते बाहर। तो एक तो झगड़े का ये कारण,
दूसरा असल में जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को भाजपा की इस रणनीति का पता खुलेआम चल गया है कि वो हाउस में भी जो मेयर डिप्टी मेयर में भले आम आदमी पार्टी का हो जाए, लेकिन जो स्टैंडिंग का मेंबर चुना जाएगा 6, उसमें क्रॉस वोटिंग हो सकती है या मेयर में भी। अब पता नहीं, अभी तक तो बहुत चीज़ें ये सार्वजनिक हुई नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा गैप है, मतलब अगर आप 10 सांसद और 10-14 विधायकों के वोट भी जोड़ लें, फिर भी जो सारा समीकरण है उसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा में वोट का बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस है। वो तभी पटेगा जब बहुत मेजर लेवल पर आम आदमी पार्टी में क्रॉस वोटिंग होगी, और या तो ये इसकी तैयारी हो चुकी है या फिर आम आदमी पार्टी को ये गुस्सा है या उसके कॉर्पोरेटरों में ये सही गुस्सा होना भी चाहिए कि उनको ये लग रहा है कि साल चुने तो हमने, जनता ने हमें चुना है बहुमत, और हम अपना न मेयर बनवा पा रहे हैं न स्टैंडिंग का चेयरमैन बनवा पा रहे हैं। तो स्टैंडिंग के चेयरमैन जो बाद में तो ये जाना क्या है, कहीं ना कहीं एक दिल्ली के जो एमसीडी है उसमें भी एक छोटे से ऑपरेशन लोटस की बात कहीं हो रही है क्या? उसकी आशंका जताई जा रही है। आरती जी से इस पर जवाब देने से पहले हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए। शरद, आज क्या कहानी रही, क्यों नहीं हो पाया आज भी चुनाव? अंकित, आज देखकर ऐसा लगा कि आज जबरदस्ती जो है हंगामे की बात कही गई और ऐसा लगा कि जरूरत नहीं थी स्थगित करने की, लेकिन सदन को स्थगित कर दिया गया। पूरे दिन के दौरान हमने ये देखा कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी, जबकि आम आदमी पार्टी आज कुछ संयम बरतती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज उसका लक्ष्य है या नीति है कि किसी तरह से मेयर चुनाव जीता जाए, चाहे किसी भी कीमत पर वो जीता जाए। तो इसलिए हमने देखा कि जो मनोनीत पार्षदों की शपथ भी थी, आम आदमी पार्टी ने उस पर आपत्ति तो की, लेकिन पिछली बार की तरह हंगामा नहीं किया, जिसके बाद शपथ आगे चली और न सिर्फ मनोनीत की बल्कि सभी जो 250 नवनिर्वाचित पार्षद है सबकी शपथ हो गई। उसके बाद जैसे ही सत्या शर्मा जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने घोषणा की कि अब मेयर का चुनाव कराया जाएगा, तो इसके बाद बीजेपी के जो पार्षद हैं वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल के बारे में। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी पार्टी वाले भी मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो बीजेपी वाले भी कह सकते हैं, लेकिन जवाबी हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया और ऐसा दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी संयम बरत रही है कि किसी तरह से बस मेयर चुनाव जीता जाए। और ये होते होते फिर कुछ ऐसा भी दिखाई दिया कि एक आम आदमी पार्टी का पार्षद मंच पर चढ़ गया, लेकिन ये भी कोई हंगामा नहीं था। फिर कुछ 1-2 लोग आम आदमी पार्टी के और 1-2 लोग बीजेपी के, इनमें कुछ कहा सुनी हुई, बहुत छोटी सी कहा सुनी थी, हंगामा भी नहीं हो रहा था। इस बीच में जो सत्या शर्मा है पीठासीन अधिकारी, उन्होंने घोषणा की कि ऐसे सदन नहीं चल सकता, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा लगा कि जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती जैसा जो है सदन को जो है स्थगित कर दिया गया। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरती जी, झूठ मूठ के बहाने बना के स्थगित किया जा रहा है सदन, जब सामने उनके पास बहुमत है तो फिर किस बात की देरी इस पूरे चुनाव में? अभी आप शरद जी बता रहे हैं कि वो टेबल पे भी चढ़ गए, वो कुर्सी पे भी चढ़ गए, फिर भी जिस तरह से अराजकता से सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोग, जहां तक तो सवाल था निगम पार्षद के शपथ लेने का, वहां तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जैसा अभी कहा, आप यहाँ पे बात रख रहे थे मनोज मिश्रा जी कि क्या है कि क्लियर बहुमत होते हुए भी क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता, तो आम आदमी पार्टी वाले बहुत अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि मार्जिन वो जो सोच रहे थे कि हम 250 में 230 ले आएंगे, तो उनका 134 है, सब मिला के 151 बनता है, हमारा 105 है, सब मिला के 122 बनता है। अभी उन्होंने पीठासीन अधिकारी ने ये तो कहा ही नहीं कि कौन कौन वोट करेगा, वो बार बार ये कहती रही कि सेटिंग के लिए 2 मिनट के लिए ब्रेक दिया जाता है। जब उन्होंने पूरी सेटिंग करा दी मैडम, लेकिन तो कोई 151 भी है, नंबर तो कम से कम अभी भी उनके हक में ही है ना। हमारे
तो मैं तो कह रही हूँ हक में है, तो क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं? जब वो तो तैयार थी, लेकिन वहां पे जिस प्रकार से हमारे मेंबर पार्लियामेंट को गालियां दी गई, शोर शराबा मचाया गया, आपके ही शरद जी ने अभी बताया कि किस प्रकार से वो टेबल पे चढ़ गए तो भी कुछ नहीं हुआ, कुर्सी पे चढ़ गए। वही परवीन जिसने पिछली बार माइक तोड़े थे, वही निगम पार्षद आज फिर कुर्सी पे भी चढ़ा और धक्का मुक्की भी करी और महिला पार्षदों के सेठी साहब, इसका जवाब तो बनता है कि आपके पास नंबर्स भी हैं, आपके पास आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत भी है, और उसके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी को, जैसे आरती जी कह रही हैं, इतना डर है कि क्रॉस वोटिंग इतनी भारी मात्रा में हो जाएगी, इस वजह से आप लोग शांति से पूरा सदन चलने नहीं दे रहे, चाह ही नहीं रहे आप लोग हो जाए इस पे वोटिंग। देखिए, दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग सब शर्मिंदा है कि सदन के अंदर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरा मैंडेट दिया, उनके पास पूरा मैंडेट की संख्या है, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी उसको खराब करने के लिए, ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए, उनका ऑपरेशन लोटस जब तक पूरी तरह से कामयाब नहीं होगा, वो इसको होने नहीं देंगे सर। लेकिन इसमें जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, उसमें दोनों लोग दिखाई पड़ते हैं, बीजेपी के भी, आम आदमी पार्टी के भी। वो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप उसे क्यों होने दे रहे हैं? आपके लोग क्यों टेबलों पे चढ़ जाते हैं? नहीं, आप देखिए ना, आपके जो वहाँ पे रिपोर्टर थे, उन्होंने भी रिपोर्टिंग करी है कि आम आदमी बड़े संयम से हर चीज को अवॉइड कर रहा था, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। जब आप हंगामा करो और किस तरह की बातें करो, तो एक कोई ना कोई व्यक्ति उस पर रिएक्ट जरूर करेगा। जब हमारे पास संख्या है और उनका मेयर बनना है, मेयर उसके बाद उस मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा, ये एक कानून है जिस पर एमसीडी के जो थे, उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट भी जारी करी है, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिश जी ने भी बताया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोक रही है, आम आदमी पार्टी को रोकेगी। उनका तो मेयर बनना है, उनके पास संख्या है। मोनिका मल्होत्रा जी, इस पूरी लड़ाई में कि किसका मेयर बनेगा, कांग्रेस के पास वो नंबर्स तो नहीं है कि वो अपना मेयर बना सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे इस पूरे तमाशे को देख रही है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके लोग हैं, बीच में दिखाई पड़ा था कांग्रेस से कुछ लोग आम आदमी पार्टी में चले गए थे, फिर वापस आ गए कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस को भी डर है क्या कि इस पूरी लड़ाई में कभी उनके लोग इधर से उधर ना हो जाएं? अंकित जी, देखें अगर आप पूरा सिनेरियो को, तो एक प्लान सैबोटाज है बीजेपी और आम आदमी पार्टी से। अगर आप बैक देखें तो बीजेपी ने कहा मेयर तो जी हमारा बनेगा, ट्वीट किया। क्या रिक्वायरमेंट है जब नंबर्स नहीं है आपके पास, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? और रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, कि चित परिचित कैरेक्टरिस्टिक है उनका अनारकी का, विधानसभा में ये वो नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स टोटली उनके पास है, तो किससे वो हल्ला गुल्ला करेंगे? अब सदन की अगर बात करें, काफी नंबर बीजेपी के पास है, तो ये एक तरह से प्लान सैबोटाज है आपस में। और इसलिए शायद देखिए बड़ा अफसोस होता अंकित जी कि फोर्स बुलानी पड़ी, आज डिप्लॉय करनी पड़ी सदन में, ताकि अच्छी तरह से वो शपथ ले पाए। इससे शर्मनाक दिन क्या हो सकता है? यही सवाल कांग्रेस की। देखिए, इस तरह का कमोशन और फास्ट और फाउल प्ले के बीच में कांग्रेस पार्टी नहीं पार्टी बनना चाहती, इस सब तमाशे के बीच में। जी हाँ, जहां उनका रोल बनता है लोगों के बीच में काम करने का, वो काम करेगी, लेकिन इस तरह से अगर अनारकी फैलाई जाएगी, तो दोनों भागीदार हैं इसमें। अगर आप कहें कि पलड़ा भारी आप आदमी की तरफ है, तो बीजेपी भी कम नहीं है इस मुद्दे में सपोर्ट करने के लिए। तो प्लान सैबोटाज है, जाके दिल्ली में एक अच्छी तरह से सरकार ना चल पाए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा मनोज मिश्रा जी, जैसे कह रहे हैं प्लान सैबोटाज है, तो प्लान सैबोटाज में दोनों को फायदा क्या होगा? आम आदमी पार्टी के लिए तो नुकसान ही है, उनका मेयर नहीं बन पा रहा, फिर उनसे लोग जनता सवाल पूछेगी, अब तो आपको बहुमत भी दे दिया, उसके बाद भी आप काम नहीं कर रहे हैं, कूड़ा साफ नहीं कर रहे हैं। एलजी की दुहाई देंगे ना सर, वो एलजी की दुहाई देंगे। बिल्कुल अंकित जी, आप जो कह रहे हैं, मेरा यही कहना है, या सेठी जी से भी सवाल है आम आदमी पार्टी के नेताओं से, कि भाई भाजपा को तो जल्दी नहीं है मेयर चुनने की, भाजपा की तो केंद्र में सरकार है, और अब जो एक्ट में बदलाव किया गया है, उसमें यह है कि नगर निगम पर सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार का है। तो आपको जनता ने वोट किया, आपको बहुमत मिला, तो आप अब मान लीजिए भाजपा बदमाशी करना चाह रही है, या वो ऑपरेशन लोटस करना चाह रही है, या आप उससे बचाने के लिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी चुनाव करा ले मेयर डिप्टी मेयर का, उसके लिए आप संयम बरतें। अगर मान लीजिए उनकी तरफ से हंगामा भी हुआ, तो आप संयम बरत के, जैसे आज ओथ का काम हो गया,
उसी तरह से, और मेरी समझ में तो ये आता ही नहीं, आरती जी मेयर रही हैं, खैर वो ज्यादा नगर निगम जानती हैं, और कोई नियम में है ही नहीं कि जो मनोनीत सदस्य वो मेयर के चुनाव में वोट करेगा। अभी तक तो ऐसा नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा। अब मान लीजिए आप क्रॉस वोटिंग हो जाए आम आदमी पार्टी के, इसको आप कैसे रोकेंगे? इन सब के लिए भी मुझे लग रहा है जो आरती जी, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है आरती जी, ये बड़ा सवाल भी है कि आपके पास नंबर्स थे नहीं, आपने अपना मेयर वहां पे खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने भी कोशिश की थोड़ा साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने की, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पका रहे हैं कि आपको अभी भी उम्मीद है कि आपका मेयर बन जाएगा वहां पर? नंबर्स आपके पास है नहीं। अंकित जी देखिए, जब हमारे पास भयंकर नंबर होता था, जब मैं चुनाव लड़ी थी मेयर का, हम लोग 184 थे, और सारी पार्टियां मिला के, तब बसपा बहुत एक्टिव होती थी, कांग्रेस तो होती ही होती थी, तो 272 टोटल म्युनिसिपल काउंसलर थे। पीठासीन अधिकारी कांग्रेस के सीनियर लीडर रामकिशन जी को बनाया गया था, और उसके बावजूद अगर आप देखें कि नंबर के बावजूद हमेशा कांग्रेस ने अपना मेयर खड़ा किया है। ये प्रथा है, और ये प्रथा परंपरा हमेशा से कॉर्पोरेशन में चलती चली आ रही है कि ऑपोजिशन ऐसे ही खाली नहीं दे देता, ऑपोजिशन पूरा उनको अपना दमखम के साथ रखता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 184 भी हूं और मेरे को अगर वोट 176 मिलते हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब 8 मेरे अपने लोगों ने क्रॉस वोट किया, तो दिस गोज अ बैड मैसेज कि इंटरनली ही इनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए जरूरी होता है, चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव में चाहे जितने भी, मोनिका जी बैठी हैं यहाँ पे, ये पूछ ले, जब कांग्रेस पावर में थी तब हम भी चुनाव लड़ते थे और हम बहुत कम थे। एक टाइम था जब हम मात्र 16 थे। सेठी साहब, आपको अपने लोगों के ऊपर शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे आरती जी कह रही हैं कि अगर कुछ ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी तो आप लोगों के लिए और मिस्टर केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी ये जो स्थिति है, बड़ी सी अजीब स्थिति हो जाएगी, उनको बड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी अगर उनके लोगों ने क्रॉस वोट कर दिया, क्योंकि वो तो कट्टर ईमानदार लोग हैं। सर आप चुनाव होने दीजिए ना, रिजल्ट आ जाएगा। आप चुनाव में रुकावटें क्यों पैदा कर रहे हैं? हमें इस बात से एतराज नहीं है कि आपने अपना मेयर का कैंडिडेट खड़ा करा। पहले बीजेपी ने कहा हम नहीं खड़ा करेंगे, फिर उन्होंने किसी इंडिपेंडेंट को खड़ा कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम खड़ा करेंगे। और आप, बड़ी हैरानी की बात है, जो यहाँ के सांसद हैं, चाहे प्रवेश वर्मा जी हो चाहे मनोज तिवारी जी हो, उन्होंने वहाँ आने से पहले स्टेटमेंट दी कि मेयर तो हमारा ही चुना जाएगा, मेयर तो हम। ये किस बिना पर कह रहे हैं? किस बिना पर कह रहे हैं? ये देश के अंदर, दिल्ली के अंदर एक भ्रांति फैला रहे हैं, और जो जनता का मैंडेट है उसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए कि चुनाव होने दें। अगर कोई हमारी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, डर कहीं ये है कि आप लोग ना रोज नए नए नियम कानून लेकर आ जाते हैं, कि अभी लोगों को डर है कि भाई मनोनीत सदस्यों से वोटिंग ना करा दी जाए, फिर कभी किसी और से वोटिंग ना करा दी जाए। वो कह रहे हैं जैसा पहले होता आया था वैसी वोटिंग हो, सीधे सीधे नंबर हमारे पास है, हम जीत जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात है ना जी, देखिए किसने कहा मनोनीत वोट करेंगे? और अगर वोट करेंगे भी तो दिल्ली का, भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो आपके पास है। आप एसजी से, सॉलिसिटर जनरल से, किसी से भी राय ले सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। लेकिन ये तो खुद ही करवाना नहीं चाहते। क्यों ये टेबल पे चढ़े, क्यों ये कुर्सियों पे चढ़े, क्यों इन्होंने शोर मचाया? जब ये, मान लीजिए हम तो साइकोलॉजिकल इनको कर रहे हैं कि हम अपना बनाएंगे, है, इनको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इनके 10 भी वोट कर लें, इनके ये मनोज जी, लेकिन ये भी कमाल, हम 30 ज्यादा है, ये भी कमाल की बात है, तब भी हम 30, ये भी कमाल की बात है कि हाँ, हम अगर कुछ ऐसा करते हैं तो आप अदालत में चले जाइएगा। मतलब हम अगर नियम कानून को बदल भी दें तो आप अदालत में चले जाइएगा, ये आपके पास हक है। और दूसरा, क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है? वही दोनों चीजें हैं। बीजेपी, ये निश्चित रूप से आरती जी कह रही हैं, मैं इससे सहमत हूं कि हर बार चुनाव में अपोजिशन पार्टी ने मेयर का उम्मीदवार खड़ा किया है, हर चुनाव में लड़ा है, लड़ना चाहिए, इसमें दो मत नहीं। लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज बीजेपी के नेताओं का दिखा, या
आम आदमी में हलचल हुई, उससे ये लगा कि वाकई ये तोड़फोड़ कहीं ना कहीं हो रही है। एक तो ये गलत है, और कोर्ट में जाओ और ये करो, उस सब समाधान नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर ये 5 साल यही दृश्य न दिखे दिल्ली में, अभी तो चुनाव ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं आगे जाके कब होगा क्या होगा, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी मेयर, डिप्टी मेयर आदि का चुनाव हो जाए। फिर निश्चित रूप से अपोजिशन है, उनका काम है विरोध करना, तो वो विरोध करेंगे, क्योंकि जितना आप अवसर देंगे उतना तोड़फोड़ ज्यादा होने की आशंका होगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है बिल्कुल, जितना ये लंबा खिंचेगा उतना उसमें परेशानी ज्यादा होगी। लेकिन कुल मिला के दिल्ली की जनता भी लगातार देख रही है, सरकार में भी आम आदमी पार्टी जब आ गई उसके बाद भी कैसे काम नहीं होने दिया जा रहा, काम नहीं किया जा रहा, ये दोनों लड़ाई कब से चली आ रही है, और अब एमसीडी में भी इस तरह से हो रहा है। कुल मिलाकर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना जरूर होगा, जरूर ये बात सोचनी होगी कि भाई लोगों को आखिर में क्या मिला। और अनिका मल्होत्रा जी, शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि जनता वोट तो दे रही है, चुनाव में भी जा रही है, काम उसके हो नहीं पा रहे हैं। अंकित जी, वही बात होगी, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात। एस्पिरेशन तो बहुत बढ़ा दी थी आम आदमी पार्टी ने, सेल्फ प्रोक्लेम कट्टर ईमानदारी की बात भी की, और बिल्कुल कहीं ना कहीं चारों खाने चित थे इन टर्म्स ऑफ इनके एलिगेशन जो इन पे लग रहे हैं, आबकारी नीति पे यू टर्न लेना, तमाम वो बातें। सदन में ये कहना कौन है एलजी, कैसा एलजी, किसका एलजी, ये लैंग्वेज अब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को मुझे लगता है प्रिक कर रही है। लेकिन बहरहाल उन्होंने उनको चुना, उनको उम्मीद है कि काम करें। लेकिन मैम उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी लोगों को यकीन नहीं दिला पाती कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर विकल्प वो है। देखिए, नैरेटिव जब सेट करते हैं ना आप और नैरेटिव के जो फॉल्स परसेप्शन आप जब फैलाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप और हम कहीं ना कहीं, मैं कैसे बताऊं कि वो इम्प्रेशन जम जाता है कि हाँ ये कुछ करेगी नहीं। इन्होंने कहा पार्टी विद द डिफरेंस, इन्होंने कहा हम राजनीति नहीं करने आए, राजनीति को बदलने आए हैं। तो जाहिर सी बात है आप और हम यही कहेंगे ना, कांग्रेस ने बहुत साल राज किया, अब इनको करके देखते हैं। तो वो देख रही ना जनता, और बहुत जल्द देख लिया उन्होंने। शुक्र मनाइए कि अभी बस 6-7 ये शायद मुझे लगता है कि वोटर्स पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वोटर सिर्फ नैरेटिव से ही चल जाते हैं। और अगर नैरेटिव ऐसा बना भी रहे हैं तो आपके पास ही मौका है, आप भी उस नैरेटिव को काउंटर कीजिए। आपकी बात भी शायद सुनने वाले वोटर होंगे, क्योंकि वोटर बहुत समझदार है, अपनी समझ से, विवेक से वो तय करता है कि उसके लिए कौन बेहतर होगा। लेकिन उसके बाद भी, तय करने के बाद भी, अगर उन वोटर्स का काम नहीं हो पा रहा है, जिस काम के लिए उन्होंने लोगों को चुना है वो बॉडीज ही नहीं बन पा रही हैं, तो बड़ा सवाल उठता है राजनीतिक पार्टियों की मंशा पर भी कि वो लोगों के लिए कितना काम करना चाहती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये तो तमाशा है, खत्म तो हुआ नहीं है। अभी भी दिल्ली में मेयर नहीं है, अभी भी दिल्ली में डिप्टी मेयर नहीं है, चुनाव भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, एक पार्टी को बहुमत भी मिल गया, दूसरी पार्टी को अच्छा रिजल्ट भी मिला है, जितना उनकी उम्मीद थी उससे बेहतर मिला है ऑपोजिशन में बैठने का। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की जनता जो है इंतजार कर रही है कि एमसीडी पूरे तरीके से कब काम करना शुरू करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर भी नजर रहेगी। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर सवाल इंडिया का में जारी। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका सवाल इंडिया का में। और मैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं जेएनयू यहाँ पर इसलिए आया कैंपस में, क्योंकि यहाँ पर बड़ी चर्चा चल रही थी कि आज एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग है जो नरेंद्र मोदी के ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। रात को 9 बजे जेएनयू ने ऐसा कहा गया कि स्क्रीनिंग करेंगे। वहाँ पर जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है जेएनयू का, उसने कहा कि देखिए अगर ये होगा तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ऐसी कोई स्क्रीनिंग को आप ना करें। उसको लेकर विवाद है। लेकिन स्क्रीनिंग जो है कैंपसेस पर, स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा है, वो और भी कई जगह पर इस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा है। बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वो छात्र ऐसे हैं जिन छात्रों ने ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको दिखाया गया। और इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो एबीवीपी बीजेपी से एसोसिएटेड स्टूडेंट बॉडी है, उसने इसके ऊपर एक शिकायत भी दर्ज कराई है। आरोप ये लगाया गया है कि कैंपस के अंदर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था, और पुलिस का कहना है कि इसका संज्ञान लेकर उन्होंने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो ये तो रही हैदराबाद की बात। वहीं जेएनयू में जहां पर कहा जा रहा है कि आज रात को 9 बजे इसकी स्क्रीनिंग होगी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है।
जेएनयू आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों में इस तरीके से लेफ्ट और एबीवीपी के जो छात्र हैं उनके बीच में काफ़ी विवादों में भी बनी रही है। इसमें क्या बातें कही गई इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर? ऐसा कहा गया है कि जेएनयूसी ने रात को 9 बजे अपने पर्चे बांटे हैं और कहा है कि यहाँ पर कैंपस में स्क्रीनिंग होगी। डॉक्यूमेंट्री पे जेएनयू प्रशासन जो है उसने इवेंट को रद्द कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी तरह की परमिशन हमारे से नहीं ली गई है ऐसी किसी इवेंट की, और अगर ऐसी कोई इवेंट होती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी उन छात्रों के खिलाफ जो इस डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग को करेंगे। सिर्फ हैदराबाद और दिल्ली की बात नहीं है, केरल में भी जहां पर लेफ्ट पार्टीज की सरकार है वहां पर भी इस डॉक्यूमेंट्री को आज दिखाया गया, उस पर भी विवाद शुरू हुआ। कई जगह पर लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में कोच्चि शहर पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर आया। अब इससे दो बड़े जो बिंदु हैं वो सामने आते हैं। एक सवाल ये है जिस पर लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है, दूसरा जो सरकार का पक्ष है वो कह रहे हैं कि देखिए जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने ही नरेंद्र मोदी को पाक साफ घोषित कर दिया है तो उसके बाद किसी ऐसे देश में जब बाहर की जो डॉक्यूमेंट्री है जिसके तथ्य पूरे नहीं हैं उसको अगर आप यहाँ दिखा रहे हैं तो प्रोपेगेंडा है। विद्यार्थी जो होते हैं कुल मिलाकर आप देखें तो उनका थोड़ा नेचर होता है रिबेलियन का, लेकिन क्या इस रिबेलियन के पीछे राजनीति है या फिर इस बात को एजर्ट करने की कोशिश है कि आपने इसको बैन किया है इस वजह से हम इसको ज़रूर देख कर रहेंगे? तो ये काफ़ी इस पर चर्चा ज़रूर चल रही है। उमा सुधीर मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं हैदराबाद से। उमा, जो देखा जाए तो सरकार की तरफ से एक अघोषित तरीके का बैन है क्योंकि ऑफिशियली इस पर कोई स्टेटमेंट सरकार ने दिया नहीं है बैन को लेकर, लेकिन अब एबीवीपी विरोध जता रही है। क्या हुआ है और क्या इसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी की जा रही है? देश भर में ये कंट्रोवर्सी चल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर ये स्क्रीनिंग हुई थी 21 तारीख को शनिवार के रात को, और यहाँ पे एक स्टूडेंट ग्रुप जो नेशनल स्टूडेंट ग्रुप है फ्रेटर्निटी मूवमेंट, उन्होंने ये स्क्रीनिंग की थी कैंपस के अंदर ओपन एयर में की थी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ छात्र जो फ्रीडम मूवमेंट से फ्रेटर्निटी मूवमेंट से ही हैं। आपने ये स्क्रीनिंग की, आपका मोटिवेशन क्या था इसमें? और दूसरी बात, क्या आप पर स्टूडेंट बॉडी पर आपके ग्रुप पर क्या पुलिस या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई क्वेश्चनिंग की गई है? ये जो बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंटरी थी गुजरात के ऊपर, वो जो उनका व्यू था हम वो सिर्फ सामने लाना चाहते थे और हम वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन किया। हमारा कोई एक्स्ट्रा मोटिव ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, ऐसा कोई फॉर्मल नोटिस फ्रेटर्निटी मूवमेंट को ना पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब तक आया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखती है कि सरकार ने कहा है कि ये एंटी इंडिया है, उनका कहना है कि ये एंटी इलेक्टेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर है ये वाला जो डॉक्यूमेंट्री बना है, और उनका कहना है कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और दूसरी बात, उन्होंने जो यूट्यूब या सोशल मीडिया में जो लिंक्स थी उनको निकलवा दिया, क्लिपिंग्स निकलवा दिया, और फिर भी आपको लगा कि इसको स्क्रीनिंग करनी चाहिए, क्यों? वैसे कि जैसे जो उसमें कह रहा है, जो गुजरात की फैक्ट्स है, हमने देखा हिस्ट्री है और हमने बुक्स पढ़ा है, हमने देखा जो विक्टिम्स, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था हमें को। मतलब वी नो व्हाट हैज़ बीन हैपेंड, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें it was upon us to do it, and as far I know it hasn't been banned or anything. It was available for us, so we thought of screening it so that people will not forget Gujarat. And what is inside the documentary is for the BBC to answer whether they were factually correct or not. We just wanted to we trust BBC because it's an international. आपको कहाँ से मिला, जबकि ये क्लिपिंग्स और लिंक्स वगैरह सब निकलवा दिए थे सरकार ने, तो आप कहाँ से सोर्स किए थे? It's not completely removed as far I know. It's removed from the social medias, but we got from the archives of BBC. Right? Archive.org, yeah, वहाँ से. And it was on 21st. Maybe it is not available now. But मुझे ये कि the question should, सवाल ये होना कि क्यों? Why are you taking it out of it? Because you are scared. Why are you scared? That the documentary answers it. जवाब इनमें है, तो वो देखना. That should be the like. ठीक है. अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सेंसरशिप प्रॉब्लम था, और इनका कहना है कि क्यों नहीं देश के लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री देखने दिया जाएगा। जैसे आपने बताया पहले भी कि केरला
केरला में भी आज डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सी केरला में आज लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से स्क्रीनिंग हुई है और उसके अलावा केपीसीसी ने भी कहा है, यानी कि केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे होगा तो हर जिले में उसको स्क्रीन किया जाएगा। और वहाँ के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्रन, उन्होंने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से अपील की है ये कहते हुए कि स्क्रीनिंग को नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि एंटी इंडिया है और अगर इसको स्क्रीन किया जाएगा तो एक तरह से कंडोनिंग है, यानी कि माफ किया जा रहा है एंटी इंडिया फोर्सेस से। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल यही ये डिबेट है इस वक्त, और क्या सही तरीका था इस तरीके से बैन करने का इस डॉक्यूमेंट्री को। आपको अगर जिस तरह सरकार कह रही है कि देखिए ये हमारे देश के खिलाफ है, आपका देश आगे बढ़ चुका है। किरण रिजिजू ने कल कहा कि ये कॉलोनियल माइंडसेट, यानी कि जो गुलाम, जिस तरीके से गुलामी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने वाली है ये डॉक्यूमेंट्री है, उसके तहत बनाई गई है। अगर लेकिन हम उससे अगर काफ़ी आगे आ गए हैं तो हमें क्यों इस बात का डर होना चाहिए कि बीबीसी अगर कुछ कह भी देगा तो उससे हमारे देश में इसका कुछ खास फर्क पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा अगर ये इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ लोग देख भी लेते हैं। तो खैर ये एक डिबेट है, चलती रहेगी। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और वापस आके बात करेंगे कि दिग्विजय सिंह के जो कल का बयान था जम्मू में, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलते चलते दिया, उस पर आज भी कैसे राजनीतिक घमासान हो रहा है और राहुल गांधी ने कैसे पल्ला झाड़ दिया है दिग्विजय सिंह के इस बयान से।